मोहन चरण मांझी आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री होंगे। कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा उप मुख्यमंत्री होंगे। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे आज चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रूस और बेलारूस के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अनुपमा उपाध्याय, एच.एस. प्रणय और आकर्षी कश्यप दूसरे चरण में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहन चरण मांझी आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम भुवनेश्वर के जनता मैदान में होगा। उनके साथ कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा भी शपथ लेंगे। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी राज्य में नवीन पटनायक के 24 साल के शासनकाल को समाप्त करके सरकार बनाने जा रही है। एक रिपोर्ट। 52 वर्षीय श्री मोहन चरण मांझी को कल सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव केंद्रीय प्रेक्षक के रूप में मौजूद रहे। श्री मांझी ओडिशा के क्योंझर से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वे इससे पहले 2000, 2004 और 2019 में यहां से विधायक रहे। भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री श्री सिंह पटनागढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि श्रीमती परिडा नीमापाड़ा से पहली बार विधायक निर्वाचित हुई हैं। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री मांझी ने कहा कि भाजपा पहली बार राज्य की सत्ता में आई है, इसीलिए उनकी सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। वहीं तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कृष्णा जिले के केसरापल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को अगले स्तर पर ले जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत विकासोन्मुख शासन ने देश भर में प्रगति की लहर को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस महीने की 30 तारीख को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की इन्फैंट्री में शामिल हुए थे। लगभग 40 वर्षों की लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दी है। उन्होंने परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और 3 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ प्रशस्ति कार्ड से भी अलंकृत किया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से आतंकवादियों का स्केच तैयार किया गया है। रियासी पुलिस ने आम लोगों से आतंकवादियों के बारे में पुख्ता जानकारी देने के लिए इन फोन नंबरों पर सूचित करने को कहा है। एसएसपी रियासी 9205 571332, एएसपी रियासी 9419 113159, डीएसपी पौनी 7051003214, एसएचओ रानसू 70510032
9613 और PCR 9622856295 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में कल शाम कठुआ में हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से गोलीबारी किए जाने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गांव की घेराबंदी की है। इस घटना में एक स्थानीय व्यक्ति के घायल होने की खबर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 आतंकवादियों के अभी भी वहां छिपे होने की आशंका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अगले शैक्षणिक वर्ष से उच्च शिक्षा संस्थानों को वर्ष में 2 बार छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रवेश अब जनवरी और फरवरी तथा जुलाई और अगस्त में खुले रहेंगे। तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के पास 2047 तक $30 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर हैं। उन्होंने युवाओं का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार विकास में वृद्धि के लिए प्राकृतिक तथा जैविक कृषि को और अधिक सहायता प्रदान करेगी। कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना राज्य बागवानी विश्वविद्यालय में 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में 70% से अधिक ग्रामीण लोगों के लिए कृषि ही आय का मुख्य स्रोत है और 82% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि कृषि के साथ साथ बागवानी और वानिकी क्षेत्रों का महत्व बढ़ेगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का सफलता के लक्ष्य हासिल करने का भी आह्वान किया। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 जून से 21 जून तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में फिल्म प्रभाग एनएफडीसी के अलावा दिल्ली के सिरीफोर्ट ऑडिटोरियम, चेन्नई के टैगोर फिल्म सेंटर, पुणे के एनएफएआई ऑडिटोरियम और कोलकाता के एसआरएएफटीआई ऑडिटोरियम में भी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। रूस और बेलारूस के सशस्त्र बलों ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों के युद्धक उपयोग के लिए सशस्त्र बलों की तैयारी को बनाए रखना है। इजरायली सेना के हमले में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग में जेनिन के उत्तर पश्चिम में कल 6 फलस्तीनियों की मौत हो गई। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में ये जानकारी दी। इस बीच सेना ने एक बयान में कहा है कि कफरदान गांव में इसके साथ हुई मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए जबकि कई अन्य घायल हो गए। बयान में 4 बंदूकें मिलने की भी बात कही गई है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने रूस में अपनी बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में स्थिति के बिगड़ने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यमन के समुद्री तट के निकट एक नौका के डूब जाने से 49 प्रवासी मारे गए और 140 लापता हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन के अनुसार रविवार सुबह सोमालिया के बंदरगाह शहर बुक्सावो से रवाना होने वाली ये नौका यमन के शब्वा प्रांत के निकट समुद्र में डूबी। हॉर्न ऑफ अमेरिका से यमन जाने वाले प्रवासियों के इस मार्ग पर यह अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनामणि ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी रहने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का उत्तरी भाग है वहाँ भी हीट वेव डेवलप हो चुका है। मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार रहेगा। लाल कलर का वार्निंग है नेक्स्ट 3 दिन तक, 12, 13, 14 जून। मानसून का अगर बात करें, मानसून भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात में, और बारिश भी चालू है। लेकिन हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग आज और काल है कोंकण कोस्ट और केरला एंड कर्नाटक। मशहूर सरोद वादक राजीव तारानाथ का कल देर रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को आज दोपहर 12 बजे तक मैसूरू में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। एक श्रद्धांजलि। अली अकबर खान के शिष्य तारानाथ ने विभिन्न देशों के लोगों को अपने वादन से मंत्रमुग्ध किया। अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि के बाद उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। पंडित राजीव तारानाथ ने फिल्म उद्योग में संगीत बनाने का काम किया। कन्नड़ में उन्होंने संस्कार, पल्लवी, अनुरूपा, पेपर बोट्स, श्रृंगार मासा, अनुगुंतका और मलयालम फिल्म कदावु पोकुवैयल, कंचन सीता जैसी फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। वो फेमस सिडनी ओपेरा हाउस में सरोद बजाने वाले पहले भारतीय भी थे। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।
वहीं खेलों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन BWF सुपर 500 प्रतियोगिता में अनुपमा उपाध्याय ने महिला सिंगल्स के 16वें दौर में मलेशिया के वुंग लिंग चिंग को सीधे सेटों में हराया और आकर्षी कश्यप ने यूक्रेन की पोलिना बोहरोवा को हरा दिया। अन्य सिंगल्स मुकाबलों में सामिया इमाद फारूकी का मुकाबला चीनी ताइपे की पाई यूपे से और केरुआ मुफ्ती का सामना मालविका बंसोड से होगा। पुरुष सिंगल्स में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी HS प्रणॉय ने शुरुआती दौर में ब्राजील के यगोर कोलेहवो को सीधे सेटों में 21-10 23-21 से पराजित किया। दूसरे मैच में समीर वर्मा शुरुआती दौर में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी टैंग के साथ खेलेंगे। वहीं पुरुष सिंगल्स में भाग लेने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों में मिथुन मंजुनाथ, किरण जॉर्ज, S शंकर, मुथुसामी सुब्रमण्यम और रघु मारिसिवामी शामिल हैं। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूयॉर्क में आज भारत का मुकाबला अमेरिका से होगा। दोनों टीमें अपने पिछले 2 मुकाबलों में अजेय रहकर मैच में उतर रही हैं। भारतीय टीम ने आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की, जबकि अमेरिका ने अपने पिछले 2 मुकाबलों में कनाडा और पाकिस्तान पर जीत हासिल की। भारत ग्रुप में बेहतर रन रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है। आज 2 और मैच खेले जाएंगे। एंटियोगा में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नामीबिया से होगा, जबकि फ्लोरिडा में श्रीलंका का सामना नेपाल से होगा। वहीं टेनिस में भारत के सुमित नागल कल इटली में पेरुगिया चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 32वें दौर में बोस्निया और हर्जेगोविना के नरमन फैटिक को हराया। इस जीत से नागल ATP लाइव रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 73वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में आज नागल का मुकाबला इटली के अलेजेंड्रे जियानीसीवी से होगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम दोहा में फीफा विश्व कप 2026 AFC क्वालिफायर के दूसरे दौर में पराजित हो गई। मौजूदा एशियाई चैंपियन कतर ने भारत को 2-1 से हराया। इस हार के साथ भारत AFC एशियाई कप 2027 के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई करने से भी चूक गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। मिशन मोड में मोदी सरकार, मंत्रियों ने संभाले कार्यभार, राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है। जनसत्ता लिखता है, ओडिशा में पहली भाजपा सरकार, आज शपथ, मोहन चरण मांझी होंगे मुख्यमंत्री। 3 साल तेजी से बढ़ेगी देश की आर्थिकी, विश्व बैंक ने कहा अगले 2 वर्षों में वैश्विक वृद्धि बढ़कर 2.7%। दैनिक जागरण की खबर है। उच्च शिक्षण संस्थानों में साल में अब 2 बार ले सकेंगे एडमिशन, इसी सत्र से व्यवस्था लागू। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। राजधानी में कम नहीं होगी तपिश की मार, पहरा पहुंचेगा 45 के पार, अमर उजाला की खबर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बढ़ती गर्मी, नेशनल हाईवे सहित कई सड़कें वीरान। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के चलते जारी किया येलो अलर्ट। आज टीम इंडिया के सामने मिनी इंडिया की चुनौती। T20 वर्ल्ड कप में मेजबान अमेरिका पर जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने उतरेगी भारतीय टीम, नवभारत टाइम्स की खबर है। दैनिक भास्कर ने दक्षिण अमेरिका देश एक्वाडोर में पक्षियों की संख्या बढ़ने पर एक रोचक खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों ने पक्षियों से परेशान होकर खेती छोड़ी, खेतों को बर्ड रिजर्व में बदल दिया। टूरिज्म में अब किसानों से ज्यादा हो रही है कमाई। 3 साल में पक्षियों की प्रजातियां बढ़कर 16,000 से भी ज्यादा हुई। राजधानी में 863 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू। आदर्श आचार संहिता हटते ही DSSB ने प्रक्रिया शुरू की। पत्र आगे लिखता है, जेल से लेकर तकनीकी विभागों में होगी परीक्षा। जिला अदालतों और फैमिली कोर्ट में 192 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी। हिंदुस्तान की खबर है। धन्यवाद सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मोहन चरण मांझी आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, फिर राज्य में भाजपा सरकार के पहले मुख्यमंत्री होंगे। कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिडा उप मुख्यमंत्री होंगे। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। वे आज चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले थल सेना अध्यक्ष होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रूस और बेलारूस के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के अनुपमा उपाध्याय, HS प्रणॉय, आकर्षी कश्यप दूसरे चरण में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।